ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक, हाँ जी। लाओ बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 1 में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। बिगिनर बॉक्स 1 के अंदर अगर कोई डाउट है तो पूछो। है क्या कोई डाउट? नहीं है? देख लो अच्छी तरह, करे भी कि नहीं करे। एक्सरसाइज 1 में आओ, 4 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, इसमें है क्या कोई डाउट? 51 में 51 में हाँ जी। अब आओ सेकंड एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में है क्या कोई? सेकंड एक्सरसाइज में करे तो है ना तुम लोगों ने? थर्ड में? अरे तुम क्वेश्चन करके लाते तो हो ना, सच बोल रहे हो ना? चलो, तो लास्ट टर्न पे हम कहां तक पहुंच गए थे इसके अंदर? ठीक है, तो लास्ट टर्न के अंदर हमारी क्वांटम प्रकृति का पार्ट जो है लगभग समाप्त हो चुका था। अब मुझे एक बात बताओ, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य है, तो बताओ अगर किसी पिंड के ऊपर द्रव्यमान ही नहीं है तो क्या आवेश हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है क्या? नो, क्योंकि आवेश द्रव्यमान की प्रॉपर्टी होती है, जब द्रव्यमान नहीं है तो आवेश कहां से आएगा? तो इसलिए फोटोन क्या है? आवेश रहित कण है। फोटोन क्या है? आवेश रहित कण है, अतः यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता। लिखो इस पॉइंट को। फोटोन एक आवेश रहित कण है। फोटोन एक आवेश रहित कण है, अतः इसका अतः इसका विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में अतः इसका विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलन नहीं होता। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलन नहीं होता। ओके, तो ये अपनी क्वांटम प्रकृति, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति वाला भाग यहां पर समाप्त हो रहा है। तो देखो, परसों से अपन पढ़ते हुए आ रहे थे क्वांटम प्रकृति। अपन ने बात की है पहले ऊर्जा की, द्रव्यमान की। दो तरह के द्रव्यमान होते हैं, विराम द्रव्यमान शून्य होता है लेकिन प्रभावी द्रव्यमान होता है, E बराबर mc²। फिर बात की रेखीय संवेग की, E बराबर pc। फिर तीसरी बात कर, चौथी बात करी हमने यहां पर बल की। अब बल में भी दो चीजें होती हैं, पूर्णतः परावर्तन और पूर्णतः अवशोषण। फिर हमने कहा था कि क्वांटम प्रकृति एक ही विद्युत चुंबकीय विकिरण पर नहीं लगती, सातों पे लगती है। स्पेक्ट्रम बनाया था मैंने, याद है? उसके उपरांत हमने बात करी थी तीव्रता की और शक्ति की। फिर उसी के अंदर हमने एक संबंध बनाया था तीव्रता और बल में, शक्ति और बल में। ठीक है भाई? और आखिर में एक बात बोली थी कि फोटोन पदार्थ की टक्कर में कुल रेखीय संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन फोटोनों की संख्या संरक्षित रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। ठीक है भाई? तो यहां पर हमारा क्वांटम प्रकृति का सिद्धांत समाप्त होता है। अब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पर पुनः आ रहे हैं। दोबारा से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर आ रहे हैं। देखिए, अब तक हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव को रोक दिया था बीच में, खाली उसका इंट्रोडक्शन लेके रोक दिया था। दोबारा आ रहे हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज थी वो की थी हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज। फिर उसके बाद प्रायोगिक सत्यापन इसका किया था, प्रायोगिक सत्यापन इसके अंदर किया था लेनार्ड ने। किसने? लेनार्ड ने और हॉलबॉश ने। हॉलबॉश और लेनार्ड ने इसके प्रायोगिक सत्यापन को किया था। और लेनार्ड ने तो एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के अंदर 5 बातें निकाल के दी। उनको कहते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के 5 नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 5 नियम। उन्हीं 5 नियमों पर हमारा ये चैप्टर चलता है, उन्हीं 5 नियमों पर हमारा ये चैप्टर चलेगा। ठीक है भाई? दूसरी बात, लेनार्ड ने हमें 5 नियम दिए तो सही,
लेकिन लेनार्ड उनका खुद ही जो है सैद्धांतिक रूप से उसको समझा नहीं पाए, लेनार्ड उसको समझा नहीं पाए। हॉलवॉश ने काम ये किया था, इन्होंने कहा था कि जो उत्सर्जित कण होते हैं, उत्सर्जित कण ऋणावेशित होते हैं। उत्सर्जित कण क्या होते हैं? ऋणावेशित। अब आप सोच रहे हैं ये कैसी बात है? अल्फा कण, सॉरी अल्फा कण, उत्सर्जित कण, उत्सर्जन कण कैसे? ऋणावेशित। इन्होंने ये बताया था कि उत्सर्जित कण ऋणावेशित होते हैं। अब ये बड़ी अनोखी बात है, हम तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही बोल देते हैं सीधे। लेकिन देखो, जब ये प्रयोग हुआ था तब उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज तो बाद में हुई थी, कोई जानता ही नहीं था उस टाइम इलेक्ट्रॉन भी कोई होता है। तो हॉलवॉश ने बताया कि निकलने वाले कण ऋणावेशित होते हैं। जब बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब ये कहा गया कि निकलने वाले कण इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो ये हॉलवॉश का योगदान। अब लेनार्ड प्रायोगिक रूप से तो इन्होंने 5 नियम दे दिए, लेकिन ये उसको सिद्ध नहीं कर पाए। फिर इसका सैद्धांतिक सत्यापन किया आइंस्टीन ने, और इसी उपलब्धि के लिए आइंस्टीन को 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। इसीलिए आइंस्टीन को 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या के लिए। किसके लिए मिल रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या। तो लेनार्ड ने 5 नियम दिए, आइंस्टीन ने सिद्धांत रूप से इनको समझाया, और आइंस्टीन को मिल गया नोबेल प्राइज। ठीक है भाई, ये लिख लो, ऐतिहासिक तथ्य है। भाई इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि सीक्वेंस क्या रही। खोज की थी हर्ट्ज ने, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इसको प्रायोगिक रूप से समझाया लेनार्ड ने। अब हम वही लेनार्ड का प्रयोग ही पढ़ने जा रहे हैं। तो इन 3 बातों से, इन 3 पॉइंट से ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या सीक्वेंस है इसका। ठीक है ना, किस वैज्ञानिक की क्या उपलब्धि है, वो इन तीनों स्टेप्स के अंदर सामने, क्योंकि इन सबका नाम आता है इस प्रयोग में। सुन रहे हो ना? हर्ट्ज ने खोज की थी, लेनार्ड ने प्रयोग किया था, और आइंस्टीन ने सैद्धांतिक व्याख्या की। हो गया? अरे लिख लिया? अब लिखो लेनार्ड का प्रयोग। अब सामने देखते रहना, जब मैं कहूं जब भी लिखना है, देखते रहो सामने। इसके अंदर एक निर्वातित नली होती है इस प्रयोग में। निर्वात का मतलब है इसमें किसी तरह का कोई गैसीय अणु उपस्थित नहीं। फिर इसमें लगे रहते हैं प्लेट इलेक्ट्रोड्स इस तरीके से, 2 धातु की प्लेटें लगी रहती हैं। ठीक है, इसमें एक प्लेट जो है प्रकाश संवेदी होती है, यानी इसका कार्यफलन कम होता है। जैसे मान लो हमने सीजियम की प्लेट ले ली, किसकी ले ली? सीजियम। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वायर की सहायता से जोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ना कोई बैटरी लगा रखी है ना कुछ लगा रखा है, सारे बात खाली प्लेटों को सीधे तार से जोड़। अब इन्होंने लाइट को स्विच ऑन किया। जैसी लाइट आकर इस पर गिरी, इससे इलेक्ट्रॉन निकले। ये इलेक्ट्रॉन दौड़े चले गए और सामने वाली प्लेट पर पहुंच गए।
जैसे ही सामने वाली प्लेट पर पहुंचेंगे तो क्या परिपथ के अंदर धारा बन गई? बोलो, क्या परिपथ के अंदर धारा बन गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक निश्चित दिशा में गतिशील होंगे तो धारा का निर्माण करें। तो बताइए, क्या यहाँ पर धारा का निर्माण हो गया? बोलो, क्या परिपथ में धारा बह गई? अब ये कैसे पता चलेगा परिपथ में धारा बह गई? इसमें एमीटर जुड़ा है, इसमें ये एमीटर है, एमीटर के अंदर विक्षेप आता है, इसके अंदर धारा बहुत ही अल्प मान की आती है, इसलिए एमीटर की जो परास होती है वो बेहद कम होती है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर कोटि की, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर कोटि की होती। ठीक है जी। तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पर पहुंचते हैं, परिपथ में धारा प्रारंभ हो जाती है, जिसका पता हमें एमीटर के विक्षेप से लगता है, वरना हमें ये कोई इलेक्ट्रॉन नजर थोड़ी आती। इलेक्ट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल, जब एटम ही नजर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन कहां से नजर आएगा? ये तो आपको केवल एक दिखाने के लिए सिंबॉलिक वे में ही बना रखे इलेक्ट्रॉन है, तो कोई ऐसे ई करते हुए भागते हैं? ठीक है भाई, ये हाँ जी। तो यहां पर जैसे एमीटर ने विक्षेप दिया, हम समझ के परिपथ में धारा प्रारंभ हो चुकी है। अब ये सोचने वाली बात कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सामने वाली प्लेट पर पहुंच गए, दूरी तो है, ये दूरी तय करी। बताओ, बिना गतिज ऊर्जा के दूरी तय कर सकते हैं? तो कहां से आई गतिज ऊर्जा? कहां से आई? हमने कोई बैटरी तो लगा नहीं रखी, कहां से आई ये ऊर्जा? लाइट से। याद रखना इस बात को, प्रकाश गिरता है और इन इलेक्ट्रॉनों को धक्के मार मार के निकाल, प्रकाश गिरता है और इन इलेक्ट्रॉनों को धक्के मार के भगाता है, यानी प्रकाश इनको ऊर्जावान बनाता है। कौन बनाता है? प्रकाश इनको ऊर्जावान बनाता है, उससे ये इलेक्ट्रॉन दौड़े चले जाते हैं और सामने वाली प्लेट पर पहुंच जाते। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इन इलेक्ट्रॉनों की सहायता करें। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों की सहायता करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की सहायता कैसे की जावे? वैद्युत क्षेत्र लगाकर। ये एक बैटरी जोड़ दी गई, ये बैटरी इस प्रकार की है कि इससे विभवांतर को बदला जा सकता है, वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे विभवमापी, नाम सुना होगा ना, विभवमापी अभी हुआ नहीं है आपके, पर नाम तो सुना होगा ना। क्या काम होता है विभवमापी का? विभवांतर को ऊंचा ऊपर नीचे का। देखो बेटा, अब मैंने यहां वैद्युत क्षेत्र की व्यवस्था कर दी, ये सामने वाली प्लेट उच्च विभव पर आ गई और ये प्लेट निम्न विभव है, एनोड, और ये है कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो कैथोड, जो इलेक्ट्रॉन पकड़ता है वो एनोड। अब मुझे विभवांतर भी देखना है, इसके लिए एक वोल्ट मीटर की व्यवस्था भी की गई, जो कि समांतर श्रेणी में लगाया गया, समांतर क्रम। कैसे लगाएगा? समांतर क्रम। अब मैंने एक निश्चित विभवांतर लगाया, जो कि इस वोल्ट मीटर ने मुझे बता दिया कि यहां पर प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना। ओके, जैसे विभवांतर लगाया, वैद्युत क्षेत्र की व्यवस्था करी, तो बताओ इन इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा बल? विद्युत बल। बताओ विद्युत बल की दिशा किधर होगी? इसमें क्या सोच रहे हो? इलेक्ट्रॉन खुद ऋणावेशित है, तो किस तरह बल अनुभव करेगा? धनावेश की तरफ। तो ये इधर की तरफ बल अनुभव करता है, और इस इलेक्ट्रॉन का वेग भी इधर ही है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाते आ रहा है, मेरे नजदीक पहुंचा तो मैंने उसको और धकेल दिया, धक्का मार दिया, तो उसके पास तो गतिज ऊर्जा थी। अब मैंने जो कार्य किया धकेलने में, तो मेरा कार्य भी उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। मान लो मेरा कार्य है 10 जूल और उसकी गतिज ऊर्जा है 100 जूल। अब बताओ उसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 110। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, वरना एक गलतफहमी रहती है कि इलेक्ट्रॉन इस बैटरी की सहायता से निकल रहे, जो कि गलत है। ऐसा कभी मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से निकल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र से निकल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन वो 10-12 वोल्ट से नहीं निकलते, 10,000 20,000 वोल्ट से निकलते। किससे निकलते? ये तो 12 वोल्ट की मामूली सी बैटरी है, ये नहीं निकालेगी इलेक्ट्रॉन, ये तो केवल सहायता है।
जो निकल गए, जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी सहायता कर, जो इलेक्ट्रॉन आ गया है उसको धक्का मार दी, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। समझ गए? जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसको धकेल दे, उसको ऊर्जावान बना देगी। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मान लो मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो धारा बढ़ जाएगी। ये ओम का नियम मत समझ लेना, ये ओम परिपथ नहीं है। ओम परिपथ तब होता है जब बंद सर्किट हो, ये एक प्रतिरोध से जुड़ा हो, वहां बैटरी इलेक्ट्रॉनों को धकेलती रहती है, खुद आगे इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाती रहती है, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र, ये जो बैटरी केवल उन्हीं को बढ़ाएगी जिनको लाइट ने बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉनों का निकलना प्रकाश पर निर्भर है, उनको और ऊर्जावान बनाना बैटरी का काम, इतना सा काम है बस। ठीक है भाई। ये प्रयोग 3 चरणों में चलता है, 3 चरणों में चलता है और 5 नियम प्राप्त होते हैं। तो पहला चरण ये रहा आपके सामने, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की तीव्रता, ब्राइटनेस, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, यानी प्रकाश की चमक को अगर बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देखने वाले। ठीक है जी। तीव्रता अपन समझ गए, एकांक क्षेत्रफल बल गिरने वाली ऊर्जा। देखो बेटा, अब प्रकाश की तीव्रता कैसे बढ़ाओ, उसके बढ़ाने के 2 तरीके। या तो जो लट्टू है होता ना बल्ब, जैसे प्रकाश उत्पन्न किया गया, उसकी शक्ति बढ़ाता रहो, 30 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। सही है बात। अब ये तो क्या होता है, थोड़ा असुविधाजनक होता है, बार बार बदलो। सबसे बढ़िया तरीका ये है, बल्ब लाओ और नजदीक ले आओ। नजदीक लाने से भी तीव्रता बढ़ती है, तो ये ज्यादा आसान तरीका है। तो 2 तरीके हैं, या तो बल्ब बदलो, उसकी शक्ति बढ़ाते रहो, या फिर बल्ब को पास लो, तो तीव्रता बढ़ जाएगी ना यहां पर। अब देखो, कुछ प्रयोग अगर किए जाते हैं, किसी भौतिक राशि में परिवर्तन देखा जाता है, तो कुछ राशियां नियत रखनी पड़ती, कुछ राशियां नियत रखनी पड़ती। तो यहां पर प्रकाश की आवृत्ति नियत रखेंगे। क्या नियत रखेंगे? आवृत्ति, यानी एकल वर्णीय प्रकाश उपयोग में लेंगे। क्या उपयोग में लेंगे? एकल वर्णीय प्रकाश, अर्थात आवृत्ति नियत, या मैं कह दूं रंग नियत। यानी पूरा प्रयोग अगर नीले रंग के बल्ब से हो रहा है तो नीले से ही होगा, उसका रंग नीले से पीला नहीं होना। सुन रहे बात? नीले रंग से होगा पूरा प्रयोग, यानी आवृत्ति नियत कर दी, बोला। और दूसरा, विभवांतर नियत कर दिया जाता ही। ये क्या है? विभवांतर। क्या किया जाता है? नियत। तो एक निश्चित विभवांतर लगाया कैथोड और एनोड के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है उसको एक नाम और देते हैं, उत्सर्जक। इंग्लिश में कहते हैं इमीटर। और जो इलेक्ट्रॉन पकड़ती है उसका एक नाम और है, संग्राहक, कलेक्टर। ये भी नाम होते हैं। तो बताइए, क्या मैंने एनोड और कैथोड के मध्य विभवांतर नियत कर दिया? क्या मैंने संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य विभवांतर नियत कर दिया? बोलो रे। आप प्रयोग किया जाएगा तीव्रता का। ये टॉर्च ले ली, नजदीक ला रहा, जैसे टॉर्च को नजदीक लाऊंगा क्या तीव्रता बढ़ेगी? तो एमीटर में विक्षेप भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा तीव्रता करता जाऊंगा विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा। अगर मैं रुक गया तो धारा भी रुक गई, अगर तीव्रता कम की तो धारा भी कम हो गई, अगर तीव्रता दुगनी करूं तो धारा भी दुगनी, तीव्रता 3 गुनी तो धारा भी 3 गुनी। बात अब हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि ब्राइटनेस यानी तीव्रता से धारा पे प्रभाव पड़ता। अब यह प्रभाव कैसा है, इसको देखने के लिए भौतिकी में सिर्फ एक ही तरीका है, ग्राफ बनाओ। ग्राफ से सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है।
कि कैसा संबंध आ रहा है, ग्राफ खुद बोल देता है। यहां पर हमने ली है एक्स अक्ष पर तीव्रता आई और वाई अक्ष पर ली है धारा, प्रकाश वैद्युत धारा। ओके, बताओ लाइट नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं, सही है बात, और इलेक्ट्रॉन नहीं तो धारा भी नहीं। तो इसका मतलब ग्राफ कहां से प्रारंभ होगा, मूल बिंदु से। फिर इसमें नोट किया गया कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है धारा भी समान अनुपात में बढ़ती है, इसलिए हमारे पास आती है एक सरल। क्या सरल रेखा आना इस बात का द्योतक है कि धारा तीव्रता के समानुपाती हो। बोलो कि धारा तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी अगर आपको परिपथ में धारा को बढ़ाना है तो इस विभवांतर से कुछ नहीं होता, तीव्रता बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, तीव्रता। अब मुझे बताइए क्या धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर। यहां आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्या प्रति सेकंड एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या, एन, एन प्रति सेकंड है, इसलिए टी की जगह एक आती। तो क्या मैं कह सकता हूं धारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाते या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर के समानुपाते। अब डायरेक्ट रिलेशन, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। मतलब अगर तुम तीव्रता बढ़ाओगे, अगर तुम चमक बढ़ाओगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा से ज्यादा निकलेगी। मान लो इस धातु से एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, अगर तीव्रता दुगनी कर दो तो एक सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 200। अगर तीव्रता 3 गुनी कर दो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 300 प्रति सेकंड। ठीक है भाई, तो क्या अब मैं इस संबंध को देख के कह सकता हूं निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती। बोलो जितनी ज्यादा तीव्र प्रकाश होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगी, होंगे कि नहीं होंगे। जैसी तीव्रता बढ़ेगी धारा भी बढ़ेगी समान अनुपात में, तीव्रता घटेगी धारा भी घटेगी समान अनुपात में। और धारा का मतलब क्या है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताओ निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग यानी इनकी काउंटिंग अगर बढ़ानी है तो मुझे क्या बढ़ाना चाहिए, तीव्रता। चमक बढ़ाओ नंबर बढ़ेगा, सही है बात, चमक बढ़ाओ नंबर बढ़ेगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बढ़ानी है तो क्या बढ़ानी है, चमक या तीव्रता। ठीक है जी, ये पहला नियम है। तो आप बनाओ इस डायग्राम वगैरह और ये भी लिखना, इसका स्टेटमेंट मैं लिखा दूंगा अभी आप
तो आपकी संबंध प्रकाश रंग से होता है, जबकि तीव्रता का संबंध उसकी चमक से, ब्राइटनेस से। हो गया भाई? लिख दिया साहब? अब स्टार पॉइंट बना के लिखो, नीचे स्टार पॉइंट बनाओ, लिखो प्रथम नियम। लिखो तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रति सेकेंड उत्सर्जित सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित आपतित दी गई आवृत्ति के आपतित दी गई आवृत्ति के प्रकाश की दी गई आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। होती है, ये पहला नियम है। हाँ भाई, क्या महसूस हो रहा है इस प्रयोग में? पहले वाले ने क्या महसूस हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं तो क्या करनी पड़ेगी? ब्राइटनेस बढ़ानी, तीव्रता बढ़ानी। ये ध्यान रखना, ये पहला नियम पूरा हो चुका है। अब हम जाएंगे प्रयोग के दूसरे भाग में। लिखो पॉइंट नंबर 2, हेडिंग डालो। मैंने कहा था 3 स्तर पे होगा प्रयोग, पहला स्तर पार कर चुके हैं हम। लिखो पॉइंट नंबर 2, विभव का प्रभाव। विभव का प्रभाव। देखो, अगर कोई प्रयोग किया जाता है तो आप कुछ ना कुछ पैरामीटर तो कांस्टेंट रखने पड़ेगा ना। देखो, अब हम क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता नियत कर देते हैं और आवृत्ति भी नियत। मतलब प्रकाश नीला ही रहेगा, उस तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी एक निश्चित दूरी पर बल्ब रख के नियत कर भाई, बल्ब को या टॉर्च है उसको एक स्टैंड लगा के फिक्स कर दिया बस। अब ब्राइटनेस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब बल्ब का रंग नीला है, आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है भाई? अब विभवांतर बढ़ाते हैं, विभवांतर बढ़ाते हैं। जैसे ही विभवांतर बढ़ाना चालू किया, एमीटर का विक्षेप बढ़ना प्रारंभ हुआ। जैसे ही विभवांतर बढ़ाया, वैसे ही एमीटर का विक्षेप भी बढ़ गया। ये क्या? विभवांतर बढ़ने से भी धारा बढ़ रही। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम विभवांतर को बढ़ाते रहे, धारा बढ़ती रही। एक निश्चित विभवांतर पर धारा नियत हो गई। अब तुम कितना ही विभवांतर बढ़ा लो, धारा का मान नहीं बढ़ा। मान लो विभवांतर है 1 वोल्ट, तो क्या मैं वोल्ट पर, तो ये 0 पर मान सकते हैं ना। विभवांतर 2 वोल्ट, तो +2 पर, तो ये 0 पर। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं देखकर कि संग्राहक का उत्सर्जक के सापेक्ष धन विभव बढ़ाने पर धारा बढ़ती, धारा लेके फिर नियत हो जा, धारा बढ़े फिर नियत हो जा। सही है बात? इसको मैं ग्राफ से देखना चाहता हूं। ग्राफ एक ऐसी चीज है जो समस्त
स्थितियों को सुलझा देती है और हमें उनके संबंध बता देती है। कोई सा भी नियम हो, वो सारे नियम ग्राफ के आधार पर ही प्राप्त किए गए हैं। कोई सा भी नियम, भौतिकी के समस्त नियम ग्राफों से ही प्राप्त किए गए। चलो अब हम भी ग्राफ पर आ जाएं और भौतिकी का नियम प्राप्त कर ले। ठीक है जी। संग्राहक, या हम कह सकते हैं एनोड का उत्सर्जक कैथोड के सापेक्ष दान विभव दान। मुझे बताओ, मैंने विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा लेकिन प्रकाश चालू है, तो परिपथ में धारा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसको विद्युत से कोई मतलब थोड़ी, विद्युत क्षेत्र से, इसको तो मतलब है प्रकाश। इसीलिए ग्राफ धारा के एक निश्चित मान से प्रारंभ होता है, या चालू नहीं होता, धारा के निश्चित मान। अब विभवांतर बढ़ाना प्रारंभ किया, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, यानी उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक का धन विभव बढ़ाना प्रारंभ किया, धारा बढ़ना प्रारंभ हुई और फिर नियत। इसको कहते हैं संतृप्त धारा। क्या बोलेंगे? संतृप्त धारा, या इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। धारा नियत हो गई, ये तो होना ही था। पहला नियम ये तो पढ़ा तुमने, धारा तीव्रता के समानुपाती। अब तीव्रता नियत रखी हुई है तो धारा तो नियत होनी थी, ये तो आने वाला था। इसका तो हमें पूर्वानुमान था, ये तो पहले से पता था कि धारा नियत होगी। लेकिन दिमाग में जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि धारा बढ़कर नियत क्यों हुई? तो शुरू से नियत रहनी चाहिए। धारा बढ़कर नियत क्यों हुई? धारा नियत रहनी थी प्रथम नियम के अनुसार। अबे अभी तो पढ़ के बैठे हो तुम। धारा तीव्रता के समानुपाती, जब तीव्रता नियत है तो धारा भी नियत होनी चाहिए थी, तो संतृप्त धारा आनी चाहिए थी, लेकिन शुरू से क्यों नहीं है? इसका कारण मत समझ लो इधर। असल में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर नहीं होती, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिनकी गतिज ऊर्जा कम होती है वो पीछे रह जाते हैं, और जिनकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है बैठे रहते। अभी मैंने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो जो सबसे ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, वो भागते हुए पहुंच जाते हैं शुरुआत। तो शुरुआती धारा अधिकतम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों के पहुंचने के कारण, भाई लाइट ने ऊर्जा दे दे के भगाया है ना, लाइट ने इनको ऊर्जा दे दे के भगाया है, लेकिन सबके पास गतिज ऊर्जा बराबर नहीं। अब जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की व्यवस्था की तो इन पर लगा वैद्युत बल। क्या लगा? अब इसने इनको पकड़ के खींचना चालू, अब इन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के खींचना चालू। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉनों को पकड़ पकड़ के खींचना चालू करेगा तो प्रवाह की दर बढ़ेगी ना? इसलिए विभवांतर बढ़ते ही धारा भी बढ़ती। अब थोड़ी देर में एक ऐसा विद्युत क्षेत्र तैयार हो जाता है कि 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 के 100 को पकड़ के भेज दिए। अब यहां विद्युत क्षेत्र की मजबूरी, ये भेज सकता है जो निकल गया, ये खुद निकाल नहीं सकता। अब हर सेकंड में 100 आ रहे हैं, 100 को पकड़ा, 100 को भेज दिया। अब मान लो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा भी लेंगे तो क्या फायदा, भेजेगा तो 100 को ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो प्रकाश से नियंत्रित हो रही है, वो अपने नियत की हुई है, इसलिए यहां पर प्रवाह की दर नियत हो रही है। आगे बढ़ो, धारा बढ़कर क्यों शून्य हुई? समझ आएगी बात? धारा बढ़कर नियत क्यों हुई? समझ में आई बात? क्या कारण है इसका? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर नहीं होती। शुरुआत में अधिकतम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं संग्राहक पर, इसलिए शुरुआती धारा इन्हीं के कारण होती है। जिनकी गतिज ऊर्जा कम होती है वो पीछे रह जाते हैं,
जब हम विद्युत क्षेत्र का प्रबंध करते हैं तो वैद्युतीय बल पीछे रह गए इलेक्ट्रॉनों को भी खींचना प्रारंभ करता है, इसलिए प्रवाह की दर बढ़ती है और एक स्थिति में नियत हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र केवल निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ही भेज सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल नहीं सकता। चूंकि हमने तीव्रता नियत करी हुई है, इसलिए प्रथम नियमानुसार धारा भी नियत। अब हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकले इनकी गति जोड़े अलग अलग है ना, अब हम ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी। अरे हमें पता पड़ गया ना इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 0 से अधिकतम मान तक है, तो अब हम ये पता करना चाहते हैं ये अधिकतम मान है कितना, ये अधिकतम मान है कितना। तो इसके लिए इस बैटरी को उल्टा जोड़, उल्टा मतलब बैटरी को उल्टा नहीं कर दिया, टर्मिनल इंटरचेंज कर, क्लिप रहती है ना इसमें, बोले हटाई क्लिप्स और ऐसे। तो बताओ जो उच्च पर था वो निम्न पर आ गया और जो निम्न पर था वो उच्च पर आ गया। अब उन्हें व्यवस्था की गई, ये पता करने के लिए अब हम खोजी बन चुके हैं, हमें पता करना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये वापस नली है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन अब की बार विभवांतर अलट पलट कर दिया, जो निम्न पर था उसको उच्च बना दिया, जो उच्च पर था उसको निम्न, लेकिन कहलाएगा ये अभी भी एनोड और कहलाएगा ये अभी भी कैथोड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो हमेशा कैथोड ही होता है, जो पकड़ता है वो हमेशा एनोड। अब देखो लाइट आकर गिरी, इलेक्ट्रॉन निकले, दौड़े, बताओ इलेक्ट्रॉनों के वेग की दिशा एनोड की तरफ है, लेकिन अब इस पर बल की दिशा किधर है, तो प्रतिकर्षित करेगा। अब वैद्युत बल की दिशा किधर है, विपरीत दिशा। क्या वेग के विपरीत हो गया? जब बल वेग के विपरीत होता है स्पीड डाउन, ये गतिज ऊर्जा को खोता है, ये गतिज ऊर्जा को खोता है। मान लो मैं ऋण विभव जो भी कहता हूं -2 वोल्ट, ये 0 पर है और ये -2 वोल्ट। विद्युत क्षेत्र का जो कार्य होता है वो आवेश और आरोपित विभवांतर पर निर्भर करता है। जानते हैं आप लोग? ये बताइए विद्युत क्षेत्र का कार्य कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? मैं कहता हूं अधिकतम ऊर्जा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जैसे एक बच्चा साइकिल चलाते आ रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा है 10 जूल, मैं उसको रोकने में कार्य कर रहा हूं 2 जूल, मैं रोक लूंगा, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा कम तो कर दूं, कम पहुंच तो गया हो। तो इलेक्ट्रॉन मंदित होता है लेकिन संग्राहक पर पहुंच जाता है, इसलिए धारा शून्य नहीं होती। लेकिन एक बच्चा साइकिल चलाते आ रहा है, उसकी ऊर्जा 2 जूल है, मेरा कार्य रोकने में भी 2 जूल है, उसको तो रोक दूंगा। तो जिनकी ऊर्जा कम है वो इलेक्ट्रॉन तो लौट आते जाते हैं, गतिज ऊर्जा खोते हैं और वापस आते। तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को तो रोक दिया ना, इसलिए धारा कम होती है लेकिन शून्य नहीं। धारा कम होती है लेकिन ये धारा नीचे आ, लेकिन जीरो नहीं होती। तो मैं और ऋणात्मक करता और ऋणात्मक, तो क्या विद्युत क्षेत्र तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकता है, तो क्या धारा का मान और कम हो जाएगा? बोलो। अब जैसे ही मैंने लगाया 10 वोल्ट, अब बताओ क्या अधिकतम ऊर्जावान के बराबर हो गया? अब अधिकतम ऊर्जावान को ही रोक देगा, और अगर अधिकतम ऊर्जावान ये रुक गया तो परिपथ में धारा 0। तो जिस ऋणात्मक विभव पर धारा का मान 0 हो जाता है उसको कहते हैं निरोधी विभव। क्या बोलेंगे इसमें? निरोधी विभव। इंग्लिश में कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या? संग्राहक का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जबकि धारा का मान 0 हो जाए, क्या बोलेंगे? इस पर किसको रोका गया है? इन सारे इलेक्ट्रॉनों में से सबसे ज्यादा ऊर्जावान को रोका गया कि नहीं रोका?
जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है उसको अगर नहीं पहुंचने दिया तो परिपथ में धारा होगी क्या? बस जैसे निरोधी विभव हमने देखा जिस पर धारा 0 हुई, हम समझ गए यहां पर सबसे ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन को रोका गया। किसको रोका गया? अब इस विभवांतर से हम पता लगा लेते हैं के मैक्स। इस विभवांतर की सहायता से पता लगाते हैं कि भाई के मैक्स कितना है। क्योंकि देखो कार्य किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब विद्युत क्षेत्र कैसा कार्य कर रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। ई वी नॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा 0, प्रारंभ कितनी? के मैक्स। तो क्या ईवी नॉट बराबर के मैक्स? तो अगर आपको निरोधी विभव पता चल गया, निरोधी विभव मान लो 10 वोल्ट आया, ई लगा दो गतिज ऊर्जा में। ये आपकी नीट में आए हुए प्रश्न है कि निरोधी विभव 5 वोल्ट है, बताओ अधिकतम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन। ई लगा दो। अगर तुम्हारे पास गतिज ऊर्जा है अधिकतम, ई हटा दो, वोल्ट ताप पाल लो। बहुत सिंपल सी चीज है। निरोधी विभव ज्ञात करके हम अधिकतम गतिज ऊर्जा पता कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, निरोधी विभव का केवल परिमाण लिखाई में आएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती। अब समझ गए? तो बताओ क्या हम जिस ऋणात्मक विभव पर धारा 0 हो गई है उस विभव की सहायता से के मैक्स प्राप्त कर सकते हैं? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें निकलने वाले अधिकतम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पता चल गई पता। अब ये प्रयोग फिर आगे बढ़ता है, ये प्रयोग आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आखिर प्रत्येक फोटोन जब समान ऊर्जा दे रहा है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग, सबके तो बराबर होनी चाहिए। सबकी बराबर, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा प्रश्न? ठीक है, ये अलग अलग। इसका कारण ये होता है, तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी पढ़ी हुई ना, बैंड थ्योरी। देखो सबसे ऊपर वाला बैंड कौन? हमारे यहां चालन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या है? अतिव्यापी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है चालन बैंड में यानी क्रिस्टल, और एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा। मान लो मैं एक फोटोन डाल रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ये फोटोन इसको भी ऊर्जा दे रहा है और एक इसी समान ऊर्जा का फोटोन इसको भी दे रहा है। इसको छोड़ाना ज्यादा आसान है क्योंकि तो खुद ही उच्च ऊर्जा अवस्था में बैठा हुआ है। इसको तो थोड़ी सी ऊर्जा दी 12 की, और इसको पहले चालन बैंड में लाओ फिर चालन बैंड से बाहर निकलो, तो बताओ इसमें ऊर्जा का हानि ज्यादा होगी कि नहीं? अगर ऊर्जा की हानि ज्यादा हो गई तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम। समझे नहीं समझे भाई? ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये यूं है, ये क्रिस्टल है। ये जो बात बता रहा हूं वो समझ लो आप क्या बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां बैठा है क्रिस्टल में चालन बैंड, और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कक्षा में बैठा है। तो पहले तो इसको इसकी कक्षा से छुड़ाओ यानी चालन बैंड में, और फिर उसको बाहर निकालो। तो पहले यहां से यहां लाने में ऊर्जा खर्च, फिर यहां से यहां निकालने में ऊर्जा खर्च, और एक इसको दो ऊर्जा है तो फटाक लगे से बाहर आ जाए। तो बताओ किसको निकालने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ी? चालन बैंड वाले को। तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। तो हम यूं कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग होने का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं में होते। किसमें होते हैं? और दूसरा कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो निकलते समय परमाणुओं से टकरा जाता और टक्कर में अपनी ऊर्जा की हानि करता। तो दो कारण है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते समय परमाणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देता है, और दूसरा कारण अलग अलग ऊर्जा अवस्था। तो इसमें जो ऊर्जा अवस्था वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रहा है ये कारण।
समझ में आ रहा है क्या? ये प्रयोग समझ में भी आ रहा है तुम्हारा? अब ये प्रयोग आगे बढ़ता है। अब हमने क्या करा, जो टॉर्च थी ना भाई, टॉर्च, उसको थोड़ा आगे लगा। टॉर्च अगर आगे लगा देंगे तो तीव्रता क्या होगी, लेकिन उसका रंग बदला क्या? तो आवृत्ति नियत है। अब हमने क्या करा, तीव्रता को बढ़ा दिया। अगर तीव्रता को बढ़ा दिया तो इस संबंध के अनुसार क्या धारा बढ़ जानी चाहिए? ये संतृप्त धारा बढ़ गई। अब हमने देखा कि तीव्रता बढ़ाने से धारा बढ़ गई, तो बढ़नी थी, वो तो पता ही था, एक्सपेक्टेड था, पूर्वानुमान था ना। फिर पोलैरिटी रिवर्स की गई। फिर हमने देखा कि अब केमैक्स पर क्या प्रभाव पड़ा। समझ रहे हो बात? भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, धारा बढ़ गई, तीव्रता बढ़ाई, धारा बढ़ गई, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखना है हमें। तो पोलैरिटी रिवर्स की गई और हमें काफी आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुआ कि नो डाउट तीव्रता बढ़ गई, प्रकाश की चमक बढ़ गई, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हम यूं कह सकते हैं, तीव्रता बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी? अरे बोला, तीव्रता बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। आगे बस, यही हमारा दूसरा, यही हमारा कि गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर, ये डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ 50% न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो उतना ही प्रतिशत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का होता है। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ फील के साथ बता रहा हूँ, ताकि देखते आंसर आया, उलझना नहीं पड़े। नहीं तो बच्चे ना कंफ्यूजन में रहते हैं, आवृत्ति तीव्रता उलझ के बैठे रहते हैं। समझ आ रही ना मेरी बात? लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रहता है, ताकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो सीधा आंसर दे। बोलो, समझ में आ गई? प्रयोग समझ में आ गया? अब लिखना प्रारंभ करो, स्टार्ट करो। मैं जो कह रहा हूँ वो लिखो पहले। क्या लिख रहे हो तुम लोग? आप, किसने कहा तुमसे लिखने के लिए? मैं तो कह रहा हूं मैं लिखाऊंगा पहले। लिखो, हेडिंग डाल दी तुमने, विभव का प्रभाव लिख दिया। अब लिखो सबसे पहला पॉइंट, संतृप्त धारा। संतृप्त धारा लिखो, धारा द्वारा प्राप्त धारा द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत मान। धारा द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत मान। इस स्थिति में, इस स्थिति में समस्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, समस्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुंच रहे हैं, संग्राहक पर पहुंच रहे हैं। लिख दिया? नेक्स्ट लिखो,
निरोधी विभव, निरोधी विभव ब्रैकेट में लिखो वी नॉट, वी नॉट लिखो। संग्राहक, ब्रैकेट में लिखो एनोड, संग्राहक ब्रैकेट में लिखो एनोड, लिख दिया। का उत्सर्जक, उत्सर्जक ब्रैकेट में लिखो कैथोड, संग्राहक का उत्सर्जक के सापेक्ष न्यूनतम ऋणात्मक विभव, न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर की धारा शून्य हो जाती है, जिस पर की धारा शून्य हो जाती है। इस स्थिति में अधिकतम ऊर्जावान, अधिकतम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन को संग्राहक तक पहुंचने से रोक दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है जी, समझ में आ गई क्या बात? अब लिखो आगे, एरो मार्क करके लिखो, लिखो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा शून्य से एक अधिकतम मान तक शून्य से एक अधिकतम मान तक होती है। लिख दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में होते हैं। विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में होने का मतलब समझ ना, कक्षाओं में विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में होते हैं और अन्य कारण सतह से निकलने से पूर्व इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। अपनी ऊर्जा खो देती है। लिख दिया। अब आपको ये ग्राफ बनाना है और ये सब लिखना है, इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये संबंध भी लिखना है। ठीक है ना, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे एज इट इज नोट करना है।
लिखा? लिख दिया भैया? लिख दिया भाई? चलो नीचे स्टार पॉइंट बना के लिखो, द्वितीय नियम। स्टार पॉइंट बना के लिखें, द्वितीय नियम। लिखो, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा एक दी गई आवृत्ति के एक दी गई आवृत्ति के आपतित प्रकाश की दी गई आवृत्ति के आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो दो नियम क्या है देखो अपने पास, तीव्रता बढ़ेगी संख्या बढ़ेगी। दूसरा नियम, तीव्रता बढ़ेगी संख्या तो बढ़ेगी लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। अब तीसरा स्तर लिखो, प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। देखो अब तक लिख दिया ना आवृत्ति का प्रभाव। तीसरी हेडिंग डालो, तीसरी हेडिंग डालो आवृत्ति का प्रभाव। देखो अभी जो अभी अपन ने प्रयोग किया है ना, ये रिपीट होगा लेकिन अलग अलग रंग के प्रकाश से, यानी अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश से, अलग अलग आवृत्ति या अलग अलग रंग के प्रकाश से होगा। देखना विधान, विभवांतर बढ़ाया, धारा संतृप्त हो गई, बढ़ के कांस्टेंट क्यों हुई? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर, ठीक है ना, पोलैरिटी रिवर्स कर, ये धारा जीरो हो गई। क्या इसको निरोधी विभव बोलेंगे? बोलेंगे। इससे ज्यादा आवृत्ति, लाल रंग के प्रकाश से ज्यादा आवृत्ति होती है हरे की। अब बल्ब चेंज करके हरा लगा दी, विभवांतर बढ़ाया, धारा नियत हो। समान संतृप्त धारा जो आ रही है ना, वो हमने एडजस्ट कर रखी है। ये हमने किया, अपने आप नहीं हो रहा है, हमने किया हुआ है। सुविधा अनुसार एडजस्ट कर रखी है, एडजस्ट। ठीक है, अब पोलैरिटी रिवर्स करी। अब की बार निरोधी विभव पहले से भी ज्यादा ऋणात्मक आ रहा है। निरोधी विभव पहले आ रहा है। देखो ये परमाणु ही इलेक्ट्रॉन, अब मान लो फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रहा है, कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो 8 आएगी ना।
अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब अगर मान लो फोटोन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे और इसी इलेक्ट्रॉन को दे, कार्यफलन तो उतना ही रहेगा। अब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? 10। तो उसको रोकने के लिए विभवांतर भी तो ज्यादा लगाना, उसको रोकने के लिए विभवांतर भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, तो नहीं है। ज्यादा फोटोन, आवृत्ति बढ़ने का मतलब है, आवृत्ति बढ़ने का मतलब फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई। फोटोन पहले से ज्यादा ऊर्जा दे रहा है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पहले से ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए कार्य भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, हो नहीं है। अब नीले रंग का प्रकाश लगाया, निरोधी विभव और ऋणात्मक। तो बताइए क्या पूरी स्थिति को देखकर हम ये कह सकते हैं आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी निरोधी विभव उतना ही ऋणात्मक हो जाएगा, या निरोधी विभव का परिमाण उतना ही ज्यादा हो जाएगा? और निरोधी विभव का परिमाण जितना ज्यादा हो जाएगा गतिज ऊर्जा अधिकतम भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। सही है, तो चल रहा है। निरोधी गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर कर रहे हैं, पर निर्भरता कैसी है पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए फिर ग्राफ। अब निरोधी विभव आवृत्ति के मध्य ग्राफ। बताओ, मैंने जीरो से चालू कर रहा हूं आवृत्ति, जीरो से। जीरो से का मतलब है कि मैं रेडियो तरंगें भी उपयोग में लेने वाला। बताओ सीजियम धातु है, क्या रेडियो तरंगों पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी? क्या सूक्ष्म तरंगों छोड़ देगी? क्या अवरक्त पे छोड़ देगी? दृश्य पर छोड़ेगी? यस। इसलिए शुरुआत में कोई धारा नहीं होगी, यानी कोई निरोधी विभव। जब निकला ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो निरोधी विभव कैसे? अब ये ग्राफ आप है, तो आवृत्ति के जिस पहली आवृत्ति, तो प्रत्येक धातु के लिए आवृत्ति का एक निश्चित मान होता है। अगर आवृत्ति उससे कम रही तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, और अगर आवृत्ति इस दहली आवृत्ति से ज्यादा रही तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाए। अब एक ग्राफ सरल रेखा है, बताओ निरोधी विभव आवृत्ति के साथ कैसे बदल रहा, क्या संबंध है? निरोधी विभव आवृत्ति के नहीं, समानुपात तब होता है जब मूल बिंदु से गुजरती है सरल रेखा। क्या है सरल रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है? आप केवल यूं कहोगे निरोधी विभव आवृत्ति के साथ एक समान रूप से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एक समान रूप से या रेखीय रूप से बढ़ता है, ठीक है। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति का ग्राफ। अरे भाई केवल इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश से गुणा ही तो करना है, बोलो। तो सेम वही चीज तो होगी ना, गतिज ऊर्जा तभी तो मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो शुरुआती आवृत्तियां तो बेकार हो गई, होगी कि नहीं होगी? अब इलेक्ट्रॉन निकला तो आपके पास आ गई सरल, वही चीज है। ये दहली आवृत्ति, अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हो, और अगर ज्यादा है तो हो जाए। सही है बात? ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध है? क्या बोलोगे? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्या बोलोगे? आवृत्ति के साथ सरल रेखीय रूप से या एक समान रूप से बढ़ती है। सरल रेखीय रूप से या एक समान रूप से बढ़ती है, यही हमारा नियम नंबर 3, यही हमारा नियम नंबर 3 है, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा नियम ये कहता है गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन कैसे? सरल रेखीय रूप से या एक समान, ठीक है। क्या दहली आवृत्ति से कम की आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है? चौथा नियम, ये चौथा नियम। और अगर आवृत्ति पर्याप्त है, आवृत्ति क्या है? तो लाइट के आने
और इलेक्ट्रॉन के निकल, लाइट के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में किसी तरह की कोई देरी समय पश्चात नहीं हो। तुरंत इधर तुमने लाइट स्विच ऑन करी, उधर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये हमारा नियम नंबर 5। ये लो, पांचों नियम आ गए। बाकी के तीनों नियम इससे आ गए ना। बनाओ ये तीनों ग्राफ लाइन से बनाओ। अब एक बार बताओ मुझे, सरल रेखा जो ढाल भी होगा ना, तो निरोधी विभव आवर्ती का ढाल होता है प्लांक नियतांक और इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहां पर ढाल जो होगा वो प्लांक नियतांक किसके बराबर होगा? प्लांक। बनाओ एक ग्राफ। ग्राफ बनाओ तीनों। तीव्रता समान कर रखे ना, सुविधा अनुसार एडजस्ट कर। इसमें क्या होता है कि अगर तुमने तीन अलग अलग रंग के बल्ब लिए और तीव्रता समान कर दी, तो फोटोनों की संख्या तो अलग अलग आएगी ना, तो धारा अलग अलग हो जाएगी। कर दिया ना। तीव्रता सुविधा अनुसार एडजस्ट की हुई है, हमने की हुई है अपने आप नहीं हुई। तो ये तो कह रहा हूं मैं, हमने की हुई, अपने आप नहीं हुई। धारा नियत अपने आप नहीं हुई है, हमने सुटेबली एडजस्ट कर रखी। सुविधा अनुसार हमने एडजस्ट की हुई है, अपने आप नहीं हुई। मैं थोड़ी कह रहा हूं अपने आप होगी, अपने आप हो ही नहीं सकती। हाँ भाई हो गए, लिख लिया। अब लिखो नीचे स्टार पॉइंट बना के तृतीय नियम।
स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे तृतीय नियम। लिखो, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ एक समान रूप से या सरल रेखीय रूप से बढ़ती है। एक समान रूप से बढ़ती है। ठीक है, अब अगला स्टार पॉइंट लिखो, चतुर्थ नियम। चतुर्थ नियम लिखो, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति लिखो, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की आवश्यक, आपतित प्रकाश की आवश्यक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति ताकि धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सके, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सके। ठीक है, यह धातु की प्रकृति पर, यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। ओके, अब एक बात सुन लो ध्यान, जैसे आवृत्ति के लिए बोल रहा हूं कि आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है, उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाएगा ना, और कम है तो नहीं होगा ना। बेटा दहली तरंग दैर्ध्य में यही बात उल्टी बोली जाती है, ध्यान रखना। क्या उल्टा बोला जाएगा? क्या हम कह सकते हैं अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक के मान पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन? नहीं, तो तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य के बराबर है, उससे कम होनी चाहिए। इसकी परिभाषा लिखा नहीं रहा हूं, पर दिमाग में रखना उल्टा। तो क्या मैं कह सकता हूं अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक के मान पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं? बोला। अच्छा, अगर मुझे बताओ प्रकाश बिल्कुल एग्जैक्टली दहली आवृत्ति के बराबर आया तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा ताकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सके? ये परिभाषा और कहां दी थी हमने? कार्यफल, ये कार्यफलन होता है, ध्यान रखना। दहली आवृत्ति कार्यफलन से संबद्ध होती है, तो ये शॉर्ट ट्रिक यहां लग सकती है। ठीक इसी प्रकार से तरंग दैर्ध्य, लिखो एज इट इज लिखो। तरंग दैर्ध्य में उल्टी हो जाती है परिभाषा, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे तरंग दैर्ध्य में? अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक के मान पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं। अच्छा, अब इसका होमवर्क लिखाऊं मैं, आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, या ढूंढ लोगे? क्या लिखवाऊं मैं? लाओ।
एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8, 13, 13, 14, 18, 13, 14, 18, 20, 20, 21, 20, 21, 22, 22, 26, 27, 26, 27। आज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कल लेना है, ठीक है ना? ये लो। ओके बच्चों, मिलते हैं कल।